हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। हिंदी की आज की क्लास में हम विराम चिन्ह वाला चैप्टर पढ़ेंगे। विराम चिन्ह क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। ठीक है, वक्ता अपने भावों को व्यक्त करते समय वाक्य में या वाक्य के अंत में रुकता है। वाक्य में थोड़ी थोड़ी देर रुकते हैं ना बीच में वो, या फिर अंत में रुकता है, जिससे उसके भाव स्पष्ट, भावपूर्ण या प्रभावशाली लगते हैं। लिखने में इस ठहराव को दिखाने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यही चिन्ह आपके विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, वक्ता यानी कि बोलने वाला, लिखित भाषा में लेखक होगा, लिखने वाला। ठीक है, तो जब वक्ता कहेगा या लेखक अपनी बात को कहेगा तो वो क्या करता है, वाक्य में बीच बीच में कहीं थोड़ी थोड़ी देर रुकता है, या फिर लेखक है तो वो भी रुकेगा। तो वो वक्ता तो बोल के दिखा देगा रुक के कि हाँ यहाँ पे रुकना है, लेकिन जो लेखक है वो कैसे प्रदर्शित करेगा, वो तो अपने लेखन में कुछ चिन्हों का ही प्रयोग करके दर्शाएगा। जैसे यहाँ एक पैराग्राफ आपको लिखा हुआ है, इसमें क्या है, कहीं कहीं पे पूर्ण विराम लगा हुआ है। ठीक है, कहीं कहीं पे इन्वर्टेड कॉमा लगा है। तो इससे क्या है, इसको मतलब यहाँ पे ये है कि इस चीज़ को दिखाने के लिए कि हम यहाँ पे रुक रहे हैं कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं कि मैं विराम का अर्थ है फिर हम बहुत देर तक रुक गए। ठीक है, ऐसा नहीं, बस कुछ समय के लिए यहाँ पर रुकना है। ठीक है, अब हिंदी भाषा में प्रचलित विराम चिन्ह कितने हैं, तो देखिए कामता प्रसाद एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। वैसे विराम चिन्ह अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट विराम चिन्ह देखेंगे। पहला है आपका पूर्ण विराम। पूर्ण विराम में क्या है, सिंगल एक लाइन खींची जाती है। पूर्ण विराम है यानी कि यहाँ पर जो भी वक्ता है या लेखक है उससे अपनी बात कही है तो उसकी बात पूरी हो गई है। ठीक है, तो जब पूर्ण विराम आ जाते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा समय के लिए रुकना होता है। ठीक है, ताकि समझ में आए, बोलते समय कुछ ज़्यादा समय के लिए रुकेंगे कि हमें समझ में आए कि बात पूरी हो गई है। ठीक है, लिखते समय तो हमें विराम लगा ही देना है। अल्प विराम में क्या होता है, सिंगल एक छोटा सा कॉमा आता है। ठीक है, अर्ध विराम में क्या होता है, एक कॉमा मतलब कॉमा उसके ऊपर एक बिंदी लगाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर लगे भी हुए हैं। अपूर्ण विराम में क्या होता है, दो बिंदियाँ लगती हैं। ठीक है, विसर्ग की तरह देख लीजिए इसको। ठीक है, प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक विराम तो क्वेश्चन मार्क सभी जानते हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क आ जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह से भी आप लोग परिचित होंगे। विस्मयादि बोधक कैसे लगता है, योजक और निदेशक में ध्यान रखना कि योजक जो चिन्ह होता है वो आपका छोटा बनता है। किससे, निदेशक से। निदेशक एक डैश होता है जिसे हम इंग्लिश में डैश बोलते हैं। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं जब हम कोई हेडिंग डाल रहे हैं या फिर हम उदाहरण देते हैं। जैसे लिखा हमने, जैसे कि आगे ऐसे लाइन खींच देते हैं तो वो आपका क्या है, वो यही वाला चिन्ह है, डैश वाला। ठीक है, निदेशक। अवतरण या उद्धरण चिन्ह क्या होता है, तो अवतरण और उद्धरण चिन्ह आप इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं ना, तो ये दो टाइप का होता है। एक तो हम डबल डबल करके लगाते हैं, दूसरा होता है सिंगल। अब इस कॉमा को याद रखना, ये कुछ इस तरीके से लगता है। ठीक है, यानी कि इसमें 6 और 9 बनते हैं, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, 6 सबसे पहले 6 वाला अंक बनता है आपका, फिर आपका 9 बनता है। जो डिज़ाइन आप बता रहे हैं ना, मतलब ये देखिए यहाँ पर जो कॉमा लगा है, यहाँ पर आपको 6 6 6 दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको 9 दिख रहा होगा, तो इसको याद रखना। ठीक है, इसको इस तरीके से गलत मत कर देना, ये इस तरीके से नहीं लगेगा। ठीक है, ये जो मैंने लगाया ये गलत है, नीचे वाली ये सही है। ठीक है, तो इसका जो लगाने का जो सही तरीका है उसमें ये इस तरीके से ही बनता है। 6 आपका पहले बनेगा और 9 बाद में बनेगा, या फिर सिंगल 6 बनेगा या फिर सिंगल 9 बनेगा। ठीक है, विवरण चिन्ह क्या होता है, विवरण चिन्ह में दो बिंदियाँ, और ये भी हम हेडिंग जब डालते हैं ना तो हम वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। विवरण में क्या होता है, एक्सप्लेनेशन देना किसी चीज़ का, उसके बारे में ज़्यादा बताना। छोटा सा हमने एक हेडिंग डाली, फिर हम उसके विवरण दे रहे हैं ना, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, लाघव चिन्ह क्या होता है, लाघव चिन्ह आपको नाम से ही लग रहा होगा, लघु। लाघव मीन्स लघु, यानी कि जब कोई बड़ी सी कोई चीज़ है और उसको हम संक्षेप में लिख दें या छोटे रूप में लिख दें। जैसे आपने देखा होगा, हम अपने प्रदेशों का नाम लिखते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो हम क्या करते हैं, ऊ बनाया और फिर एक बिंदी गोला बना दिया। ठीक है, फिर प्रा बनाया, फिर एक ज़ीरो बना दिया, तो ये जो ज़ीरो आपका है यही आपका क्या है, लाघव चिन्ह। ठीक है, हंस पद या लोप क्या होता है, ये कुछ ऐसे पद हंस के पद की तरह होता है ना, इसलिए इसको हंस पद बोलते हैं। ठीक है, लोप तो जब हम कोई भी वाक्य लिख रहे हैं अपना और वहाँ पर हम कोई चीज़ भूल जाते हैं ना, तो जिसको त्रुटि बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई, तो उस गलती को सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, फटाफट से ये वाला चिन्ह लगाया और ऊपर जो भी हमने शब्द छोड़ दिया था लिखते समय, तो हम उसको वहाँ पर लिख देते हैं ऊपर। ठीक है, तो वहाँ पर ये इसका प्रयोग करते हैं। कोष्टक तो जानते ही हैं आप लोग, 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं, एक आपका छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। कोष्टक का यूज़ कहाँ करते हैं,
जब हमें कोई बात हम लिख रहे हैं और कोई कठिन शब्द है, उस शब्द का वहीं पे हमें मीन्स बताना है कि इसका अर्थ क्या है या उसके बारे में थोड़ा और बताना है, तो हम ब्रैकेट डाल के उसके बारे में लिख देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कोष्टक का यूज़ होता है। समता सूचक या समानता, तो ये बराबर का निशान है आपका, जहाँ पर हमें बराबरी दिखानी हो। जैसे हमने हिंदी में संधि विच्छेद या संधि आती है ना, तो दोनों तरफ लिखा होता है। जैसे यहाँ पे इस साइड विद्या प्लस आलय लिखा है। ठीक है, विद्या प्लस आलय। आपको कहीं कहीं योग वाला चिन्ह भी मिल जाएगा बुक्स में, तो ये आप जान ही जाएंगे कि ये प्लस को बता रहा है। ठीक है, विद्या प्लस आलय लिखने के बाद बराबर करके विद्यालय लिखेंगे ना, तो ये जो बराबर वाला चिन्ह है आपका, इक्वल वाला, यही आपका समता सूचक चिन्ह होता है। ठीक है, इतश्री, इतश्री, इति का मतलब होता है अंत। ठीक है, जब कोई भी चीज़ हमारी अंत हो जाती है तब हम वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? इतिश्री का। ठीक है, तो इतिश्री का आप समझ गए होंगे। कुछ हम लोग लास्ट में डिज़ाइन सी बना देते हैं जब हमारी बात ख़त्म होती है, या हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, या फिर हम कोई जैसे कोई किताब में आपका रामचरितमानस पढ़ रहे हैं या कोई और भी बुक्स पढ़ रहे हैं, तो आपने बुक्स में देखा होगा सबसे लास्ट में आपको कुछ इस तरीके से आपको निशान देखने को मिलता है, तो वही आपका क्या होता है? इतिश्री वाला साइन होता है। ये साइन कुछ इस तरीके से भी आपको देखने को मिल सकता है, कुछ इस तरीके से भी। ठीक है, हम अंत में बना देते हैं इन साइन को, या फिर आपको 3 स्टार्स ऐसे मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्टार्स भी बने हुए मिल सकते हैं। नेक्स्ट है विराम चिन्हों का उपयोग। तो देखिए, विराम चिन्ह में आपका अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक और उद्धरण, इनको बहुत अच्छे से याद रखना, और विस्मयादिबोधक। ठीक है, इनसे ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में। बाकी फिर आपको वो ये दे देगा कि किन्हीं 4 विराम चिन्हों का उल्लेख कीजिए, क्या किन्हीं 2 विराम चिन्ह के बारे में बताइए, तो वहाँ पर आप अपनी मतलब इच्छानुसार लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, मतलब अगर पूछा ही गया है अल्प विराम, तो आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये ध्यान रखना, अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जैसे वेरी शॉर्ट वाला बोलते हैं, अति लघु उत्तरीय, तो वहाँ पर सिर्फ आप अल्प विराम के बारे में लिखना और 1 या 2 एग्जाम्पल लिख देना बस। ठीक है, बस 1 या 2 पॉइंट वाक्य बना के लिख देना। ठीक है, अगर लघु उत्तरीय में आता है और केवल विराम मतलब अल्प विराम का पूछा जाता है, तो थोड़ा अच्छे से लिखना, बड़ा हो जाए, मतलब आंसर आपका थोड़ा आधे पेज में आ जाए, कम से कम उसमें 8-10 लाइन भर जानी चाहिए। ठीक है, और अति लघु में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 लाइन में भी काम हो जाएगा आपका। तो देखिए, अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम का अर्थ है कम ठहरना। ठीक है, वाक्य में जहाँ कम ठहरना होता है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं शब्दों को अलग करने के लिए। देखिए, अब होता क्या है, जब हम किसी का जैसे कोई वाक्य हम लिख रहे हैं, वहाँ पर हमें 3-4 लोगों के बारे में बताना है कि राम, मोहन, सोहन बाजार गए। ठीक है, तो राम, मोहन, सोहन, मतलब थोड़ा सा ही रुके, पता भी नहीं चला कि कब रुके कब निकल गए। ठीक है, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, वहाँ पर हम इसका करते हैं कॉमा का प्रयोग। ठीक है, इसको कॉमा बोलते हैं। जैसे देखिए, शब्दों को अलग करने के लिए राखी, नेहा, मीरा, तो देखिए यहाँ पर जो लगा हुआ है कॉमा, यही अल्प विराम है आपका। ठीक है, बगीचे में गेंदा, गुलाब, चमेली और चंपा के पौधे, तो यहाँ पर देखिए अल्प विराम लगा हुआ है। ठीक है, अब अल्प विराम का यूज़ और कहाँ करते हैं? संबोधन के बाद करते हैं। मोहन तुम घर जाओ, संबोधन के बाद आपका ये वाला भी यूज़ होता है। ठीक है, विस्मयादिबोधक, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर आपका कॉमा भी यूज़ होता है। ठीक है, अंकों को लिखते समय जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे अंक लिखें, तो वहाँ भी कॉमा यूज़ करेंगे। ठीक है, उद्धरण चिन्ह, अभी जो मैंने आपको इन्वर्टेड कॉमा बताया था, उससे पहले भी हमारा कॉमा यूज़ होता है। ठीक है, जब भी हम किसी की बात, जैसे किसी ने कोई बात कही और उसकी बात हम बता रहे हैं, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे, किसका? कॉमा का। ठीक है, देखिए उद्धरण चिन्ह आपको ये लगा हुआ दिख रहा होगा, और यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया? कॉमा का। ठीक है, नेक्स्ट है अर्धविराम। तो अर्धविराम में क्या होता है कि अल्प विराम से हम अधिक रुकते हैं। ठीक है, अल्प विराम में बहुत छोटा सा, बहुत कम समय देना है हमें। अर्ध में क्या देना है? थोड़ा ज़्यादा देना है अल्प से, लेकिन पूर्ण विराम से कम देना है। पूर्ण विराम में मतलब वाक्य खत्म हो गया यानी समाप्त हो गया, तो वहाँ में ज़्यादा देर तक रुकना पड़ेगा। ठीक है, अर्ध में क्या है कि उससे कम रुकना है। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं? तो इसका यूज़ आमतौर पर 2 उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, 2 वाक्य हैं, उपवाक्य, उनको जोड़ने के लिए करेंगे। जैसे अब खूब परिश्रम करो, तो यहाँ पर लगाएंगे, फिर परीक्षा निकट है, निकट है, यहाँ वाक्य खत्म हो जाएगा, तो आपका पूर्ण विराम लग जाएगा। ठीक है, इसको भी देखेंगे अभी। एक प्रधान और उस पर अनेक आश्रित उपवाक्यों के लिए भी करेंगे, कि मतलब एक उसमें प्रधान वाक्य है और कई सारे आश्रित वाक्य हैं। ठीक है, कई सारे वाक्य हैं, तो वहाँ पर देखिए कैसे हो जाएगा। जब तक हम गरीब हैं, ठीक है, थोड़ी देर तक रुकना है, यहाँ पर पूर्ण विराम के ज़्यादा समय नहीं देना है। फिर बलहीन है, दूसरे पर आश्रित हैं,
तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके से इनका यूज़ करते हैं, किसका, अर्धविराम का। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स आप अच्छे से देख लेना, एग्जाम्पल भी लिखने को आता है वहाँ, डेफिनेशन के साथ साथ 2 उदाहरण या 3 उदाहरण भी लिखने को बोलता है वो। नेक्स्ट पूर्ण विराम देखिए, पूर्ण विराम का अर्थ है भली भांति या पूरी तरीके से विराम लेना। ठीक है, वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रश्नवाचक शब्दों में आपका नहीं किया जाएगा। प्रश्नवाचक जो वाक्य होंगे ना, जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा होगा, वहाँ पर तो आपका प्रश्नवाचक लगेगा। ठीक है, वहाँ आपका पूर्ण विराम नहीं लगता है। तो देखिए, आप राम स्कूल जा रहा है, तो राम स्कूल जा रहा है, बात खत्म हो गई, समाप्त हो गई, विराम लगा दिया हमने। हम खेल रहे हैं, बात समाप्त हो गई, विराम लगा दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, जैसे एक वाक्य है राम बाजार गया और वहाँ से सब्जी लेकर आया। ठीक है, तो राम बाजार गया, इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि हम बोलते समय काफ़ी देर तक रुक जाते हैं। इससे क्या होता है, ऐसा लगता है कि वाक्य ख़त्म हो गया है। इसलिए बोलते समय में क्या करना चाहिए, राम बाजार गया और, ठीक है, और बोल देंगे। इससे क्या है कि बात आगे है। ठीक है, जब हम बोल रहे हैं किसी को सेंटेंस, तो वहाँ पर हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब अगर हमने ये बोल दिया कि राम बाजार गया और हम रुक गए, तो ये समझ में आएगा कि बात ख़त्म हो गई। और उसके बाद अगर हम फिर कह देंगे कि और वह सामान लेकर आया, यानी कि और आ गया, तो यहाँ पर और से पहले आपका विराम नहीं लगेगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना आप। सेंटेंस में काफ़ी मिस्टेक होती है कि सेंटेंस ख़त्म नहीं हुआ और हमने बीच में लगा दिया विराम। ठीक है, जैसे आप कभी कभी लिखते समय होता है ना कि राम स्कूल जा रहा है, और यहाँ पर अगर आ गया जिससे शब्द, ठीक है, इससे पहले हमने ये पूर्ण विराम लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पूर्ण विराम तभी लगता है जब बात पूरी हो जाए, समाप्त हो जाए। ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा होगा, ठीक है, वहाँ प्रश्नवाचक का यूज़ करते हैं। ठीक, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है, उन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये कुछ इस तरीके से आपका लगाया जाता है। ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य के अंत में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पे प्रश्न नहीं भी पूछा जाएगा, फिर भी यूज़ होता है प्रश्नवाचक। कहाँ पर, देखिए, पहला तो आप पॉइंट कर ही लेंगे कि जहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं, एग्जाम्पल में आप आराम से कुछ भी लिख सकते हैं। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, कुछ भी। ठीक है, एक ऐसी स्थिति भी होती है जहाँ पर हमें संभावना होती है। ठीक है, शायद होता है, या फिर स्थिति कोई निश्चित नहीं है। पूछते हैं ना, तुम शायद पटना के रहने वाले हो, तुम शायद मुंबई के रहने वाले हो। ठीक है, तो इस तरीके से जब आ जाए ना कि शायद की स्थिति हो, संभावना की स्थिति हो, ठीक है, तुम शायद वही हो, मतलब यहाँ पर क्या है कि हम क्या, क्यों, ये सब तो वर्ड नहीं लगा रहे, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उससे आंसर की उपेक्षा कर रहे हैं कि वो हमें उत्तर देगा। प्रश्न छुपा हुआ है इसमें। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक, विस्मयादि बोधक चिन्ह वही जब आपका हर्ष, शोक, भय, चिंता, आश्चर्य ऐसे भाव प्रकट करने हो, तो वहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ये आपका, और सबसे अच्छा है, काफ़ी बार पूछा जाता है, ये सबसे इजी भी है। देखिए इसके एग्जाम्पल, वाह कितना सुंदर फूल है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, वाह वाह कितना अच्छा गीत गाया तुमने। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क आया, क्वेश्चन मार्क नहीं आया। यहाँ पर कितना अच्छा गीत गाया, यहाँ पर क्या होता है कि हमने बोला ना वाह कितना सुंदर फूल है, या वाह कितना अच्छा गाना गाया तुमने, तो यहाँ पर क्या है कि अब ये नहीं है कि वो तुम आपको उत्तर देगा कि हाँ हमने बहुत अच्छा गाया, मतलब यहाँ पर हम उसकी तारीफ कर रहे हैं ना, मतलब एक आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि वाह कितना सुंदर गाया। ठीक है, अब कुछ पॉइंट देख लीजिए कि अपने से बड़ों का जब आदर करते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हे ईश्वर, हे राम, हे प्रभु, सबका कल्याण करो। ठीक है, या फिर अपने पिताजी, माताजी, किसी का भी, कोई भी बड़ा हो उसको संबोधित करेंगे, तब हम इसका प्रयोग करेंगे। छोटों के प्रति जब शुभकामनाएं देते हैं हम, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपका, जब हम विश करते हैं ना, विशेष देते हैं, तो वहाँ पर भी आपका एक्सक्लेमेटरी का प्रयोग करते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, इस तरीके से संबोधन के साथ तो आता ही है। साथियों, आज देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है। ठीक है, तो साथियों के बाद आपका लगेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना, विस्मयादि बोधक को और इसके एग्जाम्पल को। नेक्स्ट है उद्धरण या अवतरण चिन्ह। तो ये क्या है, किसी शब्द की विशिष्टता या विलग्नता को सूचित करने के लिए, या किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों प्रकट करने के लिए आपके उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, इकहरा और दोहरा। इकहरा में कुछ 1-1 बनते हैं और दोहरा में 2-2 बनते हैं। अब इकहरा और दोहरा कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो जब हमें भी किसी पुस्तक का नाम बताना हो, लेखक का नाम बताना हो, कोई शीर्षक बताना हो, किसी कवि का उपनाम बताना हो, ठीक है, या ये सब हमें उल्लेख करने हो, तब वहाँ पर हम क्या करते हैं, इकहरे का प्रयोग करते हैं। और जब हमें किसी के वाक्य को बताना हो, जैसे मतलब हम डेफिनेशन लिखते हैं ना,
कि ये इनके अनुसार परिभाषा है, या फिर किसी का हमें स्लोगन बताना हो कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है, तो वहाँ पर हम इसका डबल वाले का यूज़ करते हैं, ठीक है, विद्वान या पुस्तक के अवतरण को ज्यों का त्यों उतारने में, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर दिखा है निराला, निराला को मैंने हाईलाइट करने, एक तरीके से आप ये और समझ लिए हाईलाइट करने के लिए भी, ठीक है, जहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है वहाँ पर तुरंत नजर जाती है, ठीक, यानी कि इतने बड़े में आपको तुरंत रामचरितमानस, निराला, तुलसीदास तुरंत दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहे हैं कि नहीं। तो हाँ, विशिष्ट मतलब उसको ये बताना भी हमें कि हाँ ये पूरे सेंटेंस में ये जो शब्द है ये विशिष्ट है, ठीक है। तो निराला हो गया। यहाँ पर रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास और राम है, तो यहाँ पर रामचरित और तुलसीदास के बीच में मैंने लगा दिया। अब इन्वर्टेड कॉमा की एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जब हम सेंटेंस में लगाते हैं किसी बड़े वाक्य में, जैसे आप यहाँ पे देखिए स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो हमने इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जब हम ख़त्म करेंगे ना तो ये विराम चिन्ह के बाद लगेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आपने विराम लगाया और यहाँ पर आपने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, ठीक है, ये नहीं लगेगा। सही आपका होता है कि विराम चिन्ह को भी अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे शुरुआत में आपको यहाँ दिख रहा होगा और अंत में देखिए विराम चिन्ह इससे पहले लगा है और जो कॉमा है आपका वो बाद में लगा है, ठीक है। मतलब पूरे सेंटेंस को ये अपने अंदर बंद कर देता है एक तरीके से, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। निदेशक चिन्ह या डैश मैंने बताया था ये योजक से बड़ा होता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। जब हमें उदाहरण देना होता है, देखिए उदाहरण के बाद मैंने डैश लगाया है, ठीक है। जैसे के बाद आपको यहाँ पर देखिए जैसे के बाद ये जो चिन्ह देखने को मिल रहा है यही आपका क्या है? डैश है, निदेशक चिन्ह है, ठीक है। किसी अवतरण को लिखते समय जब हम लेखक का नाम लिखते हैं, अभी देखिए तिलक से पहले मैंने जो चिन्ह लगाया था वो, यहाँ पर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये वाला जो चिन्ह है ये तो है उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, जिसे इन्वर्टेड कॉमा बोलेंगे। और सुभाष चंद्र बोस से पहले ये जो लगा हुआ है ये आपका है डैश, यानी कि निदेशक चिन्ह, ठीक है। योजक चिन्ह को देखिए, योजक का मतलब क्या है? योग, ठीक है। तो इसका प्रयोग तब करेंगे जब हमें संयुक्त शब्दों के बारे में बताना है। संयुक्त शब्द आपको समास में भी देखने को मिलते हैं, तो इसको समास चिन्ह भी बोल देते हैं कभी कभी, समास युक्त शब्दों में भी किया जाता है। कहाँ पर यूज़ करते हैं? देखिए ये निदेशक से छोटा होता है, निदेशक अगर यहाँ पर लगाएंगे तो बड़ा लगेगा और योजक छोटा सा लगेगा, ठीक है। फर्स्ट है आपका दो विपरीत अर्थ वाले शब्द, जब भी दो विपरीत अर्थ वाले शब्द आएंगे तो वहाँ पर यूज़ होगा, जैसे राजा रानी, ऊपर नीचे, रात दिन, पाप पुण्य, सबके बीच में जो लगा हुआ है वो क्या है? योजक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। दो शब्द में एक आपका सार्थक हो दूसरा निरर्थक हो, वैसे बात बात में बोल नहीं देते हैं, खाना पीना, आना जाना, आना जाना तो खैर हाँ क्रियाओं में भी आपका यूज़ होता है, ठीक है, आना जाना, सीखना सिखाना, ठीक है, खेलना कूदना, तो वहाँ पर भी आपका योजक चिन्ह लग रहा है, ठीक है। एक सार्थक एक निरर्थक हो, जैसे रोटी वोटी बोलते हैं, पानी वानी, पानी वानी, उल्टा पुल्टा, ठीक है, खाना वाना, तो यहाँ पर भी आपका योजक चिन्ह यूज़ होगा। जब हमें एक ही संज्ञा दो दो बार लिखनी होती है, घर घर घूम रहे हैं, ठीक है, गली गली वोट मांगने आए थे ना अभी गली गली में, हाँ तो गली गली वोट मांगने गए या घर घर वोट मांगने गए, तो यहाँ पर जो घर घर गली गली है इन सब के बीच में क्या आएगा? आपका योजक चिन्ह आएगा, ठीक है। बच्चा बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, तो बच्चे बच्चे के बीच में आएगा, ठीक है। नगर नगर घूमे, तो नगर नगर के बीच में आपका क्या योजक चिन्ह आएगा। लाघव चिन्ह मैंने आपको बता ही दिया था, संक्षेपक भी इसे बोलते हैं। संक्षेप में जब कोई बात कहनी हो, यानी कि किसी बड़े या प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखते हैं और उसके आगे हम शून्य लगा देते हैं, ठीक है। ये जो शून्य होता है ना यही आपका लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में आपको जो ऊ के बाद जीरो और प्रा के बाद जीरो देखने को मिल रहा है यही आपका क्या है? लाघव चिन्ह। डॉक्टर के बाद देखिए ये क्या है? लाघव चिन्ह। मध्य प्रदेश, मध्य माँ के बाद जो बिंदी दिख रही है वो क्या है? आपकी लाघव चिन्ह, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका हंस पद। तो हंस पद में वही त्रुटि वाला मैंने बताया था, जब कोई वाक्य लिखते समय और उसमें कोई बात बीच में छूट जाती है, कोई शब्द छूट जाता है, तो हम क्या करते हैं? छूटे हुए स्थान पर इस चिन्ह को लगा देते हैं इस तरीके से और ऊपर अपना शब्द लिख देते हैं, इसलिए इसे त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। जैसे पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं, लिखते समय मैंने क्या किया कि पद्मावत के मलिक मोहम्मद जायसी हैं लिख दिया, लेखक छूट गया, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर हंस पद लगाएंगे और ऊपर हम लेखक लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं।
आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, विराम चिन्ह में आपको जो अभी मैंने ये लॉन्ग में लिखवा दिए ना, इनको अच्छे से तैयार कर लेना। इनसे ही क्वेश्चन अगर वो पूछता है तो पूछता है। अल्प विराम वगैरह से आपके काफ़ी क्वेश्चन आए हुए भी हैं, अल्प विराम अर्ध विराम से भी। जब आपको अल्प और अर्ध दोनों एक ही क्वेश्चन में करने को दिए जाए लघु उत्तरीय में, तो ज़्यादा वहाँ पर थ्योरी मत लिखना। ठीक है, हिंदी में टाइम कम होता है आपके पास, इसलिए ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अपने आराम आराम से टाइम मैनेज करके लिखना वहाँ पे। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको देवनागरी लिपि आपका रह गया था तो वो मैं करवा दूंगी, और फिर आपका ये लेखन वाला है वो भी हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।